नंबर के हैं। क्वेश्चन है, विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीक का क्या योगदान है, उदाहरण सहित लिखिए। अथवा संक्षेप में, तकनीक ने अर्थव्यवस्था को तेज गति, कुशल और आपस में जुड़ा हुआ है। आर्थिक विकास और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। तकनीक में विश्व अर्थव्यवस्था को उत्पादन दक्षता, संचार और व्यापार में क्रांति लाकर विकसित किया, और जिससे उत्पादकता बढ़ी, लागत घटी, नए रोजगार पैदा हुए, वैश्विक बाजार जुड़े, कृषि में ट्रैक्टर और आधुनिक सिंचाई से फसल बढ़ी, आईटी क्षेत्र में सेवाएं दी, और ई कॉमर्स ने व्यापार बदला, जिससे आर्थिक विकास और जीवन स्तर में सुधार हुआ। इसको आपको सबसे पहले कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, कि बताना है कि क्या क्या चीज़ें अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीकी का क्या योगदान रहा। तो क्या योगदान रहा है कि उत्पादकता बढ़ी, लागत घटी, नए रोजगार पैदा हुए, वैश्विक बाजार जुड़े, कृषि में ट्रैक्टर और आधुनिक सिंचाई फसल बढ़ी, ई कॉमर्स ने व्यापार बदला, जिससे आर्थिक विकास और जीवन स्तर में सुधार हुआ। ऐसा आप बना के लिखेंगे, आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर लिखना है, उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। उदाहरण है इसका ट्रैक्टर, आधुनिक सिंचाई और स्वचालित मशीनरी ऑटोमेशन ने कृषि और उद्योग में उत्पादन को कई गुना बढ़ा दिया, जिससे कम लागत में अधिक गुणवत्ता वाला माल बनता है। जैसे कि क्या हुआ कि कम लागत में अधिक गुणवत्ता वाला जो है माल बनता है, और कई गुना ये बढ़ा दिया गया। उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि हुई। सेकंड पॉइंट है इसका, वैश्विक जुड़ाव और व्यापार का विस्तार, ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड ट्रेड एक्सपेंशन। फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आप बटे के बटे नंबर ला सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, इंटरनेट, मोबाइल फोन और परिवहन तकनीक जैसे कि तेज ट्रेनें दुनिया भर के बाजारों को जोड़ा है, और ई कॉमर्स जैसे संभव हुआ है, जिससे कि छोटे व्यवसाय भी वैश्विक ग्राहकों तक पहुंच सके हैं। ई कॉमर्स के जरिए क्या हुआ कि छोटे जो व्यवसाय थे वो भी ग्राहकों तक पहुंच सके हैं। थर्ड पॉइंट है, रोजगार के नए अवसर, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज। उदाहरण है सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी क्षेत्र और सॉफ्टवेयर सेवाओं ने भारत जैसे देशों के लिए वैश्विक बाजार खोला है। ऐप डेवलपमेंट जैसे फेसबुक ऐप्स और डिजिटल सेवाओं ने हजारों नई नौकरियां पैदा की, जो पहले मौजूद नहीं थी। पहले क्या थे, वो नौकरियां मौजूद नहीं थी, लेकिन फेसबुक ऐप्स और डिजिटल सेवाओं के जरिए नौकरियां पैदा की गई, जो पहले मौजूद नहीं थी। इसको आप थर्ड पॉइंट को ऐसे लिखेंगे, रोजगार के नए अवसर किस किस तरीके से बदलाव किए गए। फोर्थ पॉइंट है, सेवा क्षेत्र में क्रांति, रिवोल्यूशन इन सर्विसेज सेक्टर। क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल सेवाओं ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में काम करने के तरीकों को बदल दिया है, जिससे नागरिकों और व्यवसायों को बेहतर और तेज सेवाएं मिल रही हैं। क्या हो रही है कि सेवा क्षेत्र में क्रांति क्या हो रही है कि क्लाउड कंप्यूटिंग ने डिजिटल सेवाओं से सरकारी और निजी क्षेत्रों में काम करने वाले तरीकों को बदल दिया, और नागरिकों और व्यवसायों को बेहतर और तेज सेवाएं मिल रही हैं। फिफ्थ पॉइंट है, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा, बूस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़कर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है, जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी आई है। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा कैसे हुआ है कि डिजिटल इंडिया जैसे कि कार्यक्रमों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ दिया और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया, जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी आई है। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन लिख सकते हैं आप। संक्षेप में, तकनीक ने अर्थव्यवस्था को तेज, अधिक कुशल और आपस में जुड़ा हुआ बनाया है, जिससे आर्थिक विकास और जीवन स्तर में सुधार हुआ है, भले ही इसके कारण कुछ क्षेत्रों में रोजगार के स्वरूप बदले हों। तो क्या हुआ है कि अधिक कुशल और आपस में जुड़ा हुआ बनाया गया, जिससे कि आर्थिक विकास और जीवन स्तर में सुधार हुआ, और इस कारण कुछ क्षेत्रों में रोजगार के स्वरूप बदले हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथवा अगर चुनौतियां पूछी जाए इसी क्वेश्चन की, पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर ये पॉइंट लिखने हैं, फिर आपको ऐसे लिखना है। अथवा में अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको इस तरीके से लिखना है। संक्षेप में, तकनीक ने अर्थव्यवस्था को तेज, अधिक कुशल और आपस में जुड़ा हुआ बनाकर आर्थिक विकास और जीवन स्तर में सुधार किया, जिससे कि उत्पादकता बढ़ी, नए उद्योग उभरे
और वैश्विक व्यापार के अवसर मिले। हालांकि इसने रोजगार के स्वरूप में बदलाव और कुछ क्षेत्रों में रोजगार के नुकसान के रूप में चुनौतियां भी पेश की हैं, जिससे कौशल विकास और शिक्षा की आवश्यकता बढ़ी है। क्या हुआ है कि आर्थिक विकास और जीवन स्तर में सुधार किया गया, नए उद्योग उभरे, वैश्विक व्यापार अवसर मिले, रोजगार के स्वरूप में बदलाव किया गया, कुछ क्षेत्रों में रोजगार के नुकसान के रूप में चुनौतियां भी पेश की गई और कुछ में कौशल विकास और शिक्षा की आवश्यकता बढ़ी है। तकनीकी का सकारात्मक प्रभाव क्या है? उत्पादकता में वृद्धि। फर्स्ट पॉइंट है उत्पादकता में वृद्धि। मशीनों और स्वचालन ऑटोमेशन के कारण उत्पादन तेज हुआ, लागत कम हुई और उत्पादन की मात्रा बढ़ी। उत्पादकता में वृद्धि क्या है? कम मशीनों और स्वचालन के कारण उत्पादन तेज हुआ, लागत में कमी हुई और उत्पादन की मात्रा बढ़ी। सेकंड पॉइंट है नए उद्योग और रोजगार। सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी और जैव प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों के विकास से रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। नए उद्योग और रोजगार से क्या हुआ है कि जैव प्रौद्योगिकी जैसे कि नए क्षेत्रों के विकास और रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए हैं या पैदा हुए हैं। थर्ड पॉइंट है वैश्वीकरण। तकनीक ने बाजार को आपस में जोड़ा, जिससे विश्वव्यापी व्यापार और श्रम विभाजन बढ़ा। इससे क्या हुआ वैश्वीकरण से कि तकनीक ने बाजार को आपस में जोड़ा और विश्वव्यापी व्यापार और श्रम विभाजन बढ़ा। इससे स्पेशलाइजेशन बढ़ा। फोर्थ पॉइंट है जीवन स्तर में सुधार। बेहतर उत्पाद और सेवाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा में प्रगति से जीवन की गुणवत्ता सुधरी है। जीवन स्तर में सुधार क्या हुआ है कि बेहतर उत्पाद और सेवाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा में प्रगति से जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। अब देखते हैं इसकी चुनौतियां। अगर चुनौतियां पूछे जाए अर्थव्यवस्था की तो क्या वो लिखेंगे आप? तकनीकी की चुनौतियां हैं। फर्स्ट है रोजगार के स्वरूप में बदलाव। स्वचालन के कारण कुछ पारंपरिक रोजगार खत्म हुए, जिससे श्रमिकों को नए कौशल सीखने की जरूरत पड़ी। रोजगार के स्वरूप में बदलाव हुआ है कि पारंपरिक रोजगार खत्म हुए और श्रमिकों को नए कौशल सीखने की जरूरत पड़ी। सेकंड पॉइंट है कौशल अंतर, स्किल गैप। नई तकनीकों के कारण मांग में आए बदलाव के लिए कार्यबल को तैयार करने की चुनौती दी गई। क्या किया गया कि नई तकनीकों के कारण मांग में आए बदलाव के लिए कार्यबल को तैयार करने की चुनौती दी गई। सेकंड क्वेश्चन है वो पूरा क्वेश्चन हो गया। अथवा में आए क्वेश्चन चुनौतियां पूछी जाए या उसके कारण पूछे जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं और आपको 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिल जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी 6 मार्क्स का है, मतलब 5 से 6 मार्क्स का है, पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या थी? इसके स्वरूप क्या हैं? अब लिखना है सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन। अगर आपको इस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसका अर्थ, फिर उसके पॉइंट वाइज लिखेंगे, फिर उसकी कंक्लूजन लिखेंगे, तो आप इजीली हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। भारत में राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण की बुनियादी सोच ये थी कि स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर बेहतर होता है, जिससे कि लोगों की भागीदारी और जवाबदेही विकास में वृद्धि होती है। इसका स्वरूप पंचायती राज व्यवस्था को और पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद और नगर पालिकाओं के माध्यम से है, जहां इसकी शक्तियां केंद्र राज्य से निचले स्तर पर हस्तांतरित की जाती हैं, खासकर 1992 के संवैधानिक संशोधन के बाद। क्या हुआ इसमें? सत्ता की विकेंद्रीकरण, बुनियादी सोच क्या थी कि राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण की बुनियादी सोच ये थी कि समस्याओं का समाधान बेहतर होता है, लोगों की भागीदारी, जवाबदेही, विकास में वृद्धि होती है, नगर पालिकाओं के माध्यम से जहां शक्तियों का केंद्र और राज्य से निचले स्तर पर हस्तांतरित की जाती हैं, खासकर 1992 के संवैधानिक संशोधन के बाद ये किया गया था। अब फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसका बुनियादी सोच, बेसिक आइडिया क्या था। फर्स्ट पॉइंट है स्थानीय समस्याएं और स्थानीय समाधान। इसकी समस्याएं क्या थी स्थानीय और इसके समाधान क्या था? ये विचार कई
मुद्दे और समस्याएं केवल स्थानीय स्तर पर ही सबसे अच्छे से सुलझाई जा सकती हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों को अपनी समस्या और संसाधनों का बेहतर ज्ञान होता है। क्या होता है स्थानीय समस्याओं और स्थानीय समाधान से, कि ये विचार कई मुद्दे और समस्याएं केवल स्थानीय स्तर पर ही सबसे अच्छे सुलझाई जा सकती हैं और स्थानीय लोगों को अपनी समस्याओं और संसाधनों का बेहतर ज्ञान होता है। सेकंड पॉइंट है भागीदारी और लोकतंत्र। निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, जिससे कि लोकतंत्र का तीसरा स्तर सशक्त हो और लोगों में डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की आदत बढ़े। क्या होता है भागीदारी और लोकतंत्र में, कि निर्णय लेने की प्रक्रिया सीधे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना और तीसरा स्तर सशक्त हो और लोगों में डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की आदत बढ़े या पड़े। थर्ड पॉइंट है जवाबदेही और पारदर्शिता। सत्ता निचले स्तर पर जाने से प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है, क्योंकि स्थानीय प्रतिनिधि सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। गांधीवादी विचार गांधी के ग्राम स्वराज के विचार से प्रेरित, जहां सत्ता का कम से कम हस्तक्षेप हो और गांव आत्मनिर्भर हो। जवाबदेही क्या है कि सत्ता निचले स्तर पर जाने से प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही बढ़ती है और गांधी के विचार में गांधी के स्वराज के विचार से प्रेरित होती है और कम से कम हस्तक्षेप हो और गांव आत्मनिर्भर हो। फोर्थ पॉइंट है स्वरूप। अब देखते हैं इसके स्वरूप क्या हैं। फर्स्ट है स्थानीय स्वशासन की स्थापना। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण का स्वरूप पंचायती राज संस्थाओं, ग्रामीण क्षेत्रों और नगर पालिकाओं, शहरी क्षेत्रों में की स्थापना है। स्थानीय स्वशासन की स्थापना क्या है कि स्वरूप पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं की स्थापना है भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण के रूप में। अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। 3 स्तरीय प्रणाली, 3 टायर सिस्टम। इसमें ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, गांव, ब्लॉक समिति, मध्यवर्ती स्तर और जिला परिषद जिला स्तर शामिल है। 3 स्तरीय प्रणाली में क्या है कि इसमें ग्रामीण स्तर, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद शामिल है। थर्ड है पॉइंट संवैधानिक दर्जा 1992 का संशोधन। 1992 के संविधान संशोधन ने इसे संवैधानिक दर्जा दिया, जिससे स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित करना और उन्हें शक्ति व राजस्व देना अनिवार्य हो गया है। संवैधानिक दर्जा क्या है कि 1992 के संविधान संशोधन से संवैधानिक दर्जा दिया गया और चुनाव नियमित करना, उन्हें शक्ति व स्वराज देना अनिवार्य हो गया है। और ये किसके तहत हुआ है? 1992 संशोधन के तहत। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे, क्योंकि सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। थर्ड पॉइंट है इसका आरक्षण। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं कम से कम 1/3 के लिए सीटों का आरक्षण। आरक्षण क्या 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 किसके लिए किया गया? अनुसूचित जाति और जनजाति और महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया है। फोर्थ है राज्य चुनाव आयोग। स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है, तो ये क्वेश्चन पूरा होता है, उसके स्वरूप बताया और उसके की पॉइंट्स लिखे और इंट्रोडक्शन बताया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा ही जाएगा। 6 मार्क्स का आएगा या 5 मार्क्स का आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। कि संघवाद बताना है, फिर उसकी मुख्य विशेषताएं बतानी है और इसका भी सबसे पहले क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन लिखना है कि संघवाद क्या है। संघवाद फेडरलिज्म सरकार की वे प्रणाली है जहां शक्ति केंद्र और राज्य सरकार के बीच बटी होती है। संविधान सर्वोच्च होता है और सरकार के विभिन्न स्तरों के अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं, जिससे देश की एकता और क्षेत्रीय विविधता दोनों का सम्मान हो सके। इसकी मुख्य विशेषताओं में दोहरे स्तर की सरकारें और शक्तियों का पृथक्करण, संविधान की श्रेष्ठता, स्वतंत्र नगरपालिका और वित्तीय स्वतंत्रता शामिल हैं।
तो संघवाद क्या है कि संघवाद सरकार की वे प्रणाली है जहां से शक्ति केंद्र और राज्य सरकार के बीच बटी होती है और अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं इसके, और देश की एकता, क्षेत्रीय विविधता दोनों का सम्मान हो सके, और विशेषताओं में दोहरे स्तर की सरकारें, शक्तियों का पृथक्करण और संविधान की श्रेष्ठता और स्वतंत्र नगरपालिका और वित्तीय स्वच्छता शामिल है। अब देखते हैं संघवाद है क्या। संघवाद का एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता का बंटवारा एक केंद्रीय पृथक्करण और घटक इकाइयों जैसे राज्य या प्रांत के बीच होता है, जहां दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होकर शासन करते हैं। संघवाद क्या है कि एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता का बंटवारा और घटक इकाइयों के बीच होता है, दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होकर शासन करते हैं। दोनों ही अपने अपने अधिकार क्षेत्र में क्या करते हैं, स्वतंत्र होकर शासन करते हैं, संघवाद कहलाता है। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं। संघवाद की क्या विशेषताएं हैं प्रमुख। फर्स्ट है सरकार के दो या अधिक स्तर। इसमें केंद्र और राज्य और कभी कभी स्थानीय सरकारें होती हैं जो नागरिकों पर शासन करती हैं लेकिन विभिन्न मामलों में स्वतंत्र होती हैं। सरकार के दो या अधिक स्तर क्या हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें होती हैं, नागरिकों पर शासन करती हैं, विभिन्न मामलों में स्वतंत्र होती हैं। नागरिकों पर शासन करती हैं और विभिन्न मामलों में स्वतंत्र होती हैं सरकारें। सेकंड पॉइंट है इसका शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन कैसे होता है। संविधान स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार, शक्तियां और कर्तव्य तय करता है, जैसे कानून बनाना, कराधान और प्रशासन के क्षेत्र। शक्तियों का विभाजन क्या है कि संविधान स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार, शक्तियां, कर्तव्य तय करता है, जिससे कानून बनाना, कराधान और प्रशासन के क्षेत्र शामिल होते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका संविधान की सर्वोच्चता। संविधान सर्वोच्च कानून होता है। संविधान के पास क्या होता है, सर्वोच्च कानून होता है और सरकार के किसी भी स्तर और इसके मूल प्रावधानों को बदला नहीं जा सकता है, जिसके लिए दोनों स्तरों की सहमति आवश्यक होती है। संविधान की सर्वोच्चता क्या है कि संविधान सर्वोच्च कानून होता है, सरकार के किसी भी स्तर या इसके मूल प्रावधानों को बदलना नहीं जा सकता और दोनों स्तरों की सहमति आवश्यक होती है। अब फोर्थ पॉइंट है इसका स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है, सर्वोच्च न्यायालय या संघीय न्यायालय विवादों का निपटारा करता है और संविधान की व्याख्या करता है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि कोई भी स्तर अपनी शक्तियों का उल्लंघन ना करे। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय विवादों का निपटारा करता है, संविधान की व्याख्या करता है और ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी स्तर अपनी शक्तियों का उल्लंघन ना कर सके। क्या सुनिश्चित करता है कि कोई भी अपनी शक्तियों का उल्लंघन ना कर सके, इनका ये ध्यान रखता है स्वतंत्र न्यायपालिका। फिफ्थ पॉइंट है वित्तीय स्वच्छता। प्रत्येक स्तर की सरकार के लिए राजस्व के स्रोतों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख होता है, जिससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता बनी रहे। वित्तीय स्वतंत्रता क्या है कि प्रत्येक स्तर की सरकार के लिए राजस्व के स्रोतों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख होता है, जिससे कि उनकी वित्तीय स्वतंत्रता बनी रहे। नेक्स्ट है सिक्स पॉइंट है दोहरे उद्देश्य। संघवाद का लक्ष्य देश की एकता को बनाए रखना और क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान व समायोजन करना है। दोहरे उद्देश्य क्या है कि संघवाद का लक्ष्य है कि देश की एकता को बनाए रखना और क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान और समायोजन करना दोहरा उद्देश्य है संघवाद का। सेवंथ पॉइंट है आपसी विश्वास और समझौता। एक सफल संघीय प्रणाली के लिए विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच आपसी विश्वास और सहमति का होना आवश्यक है। आपसी विश्वास और समझौता क्या है कि एक सफल संघीय प्रणाली के लिए विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच आपसी विश्वास होना जरूरी है और सहमति होना बहुत ही जरूरी है। तभी क्या हो सकेगा, किसी भी मामले पर निर्णय लिया जा सकता है कि जब विश्वास होगा या किसी भी मामले के लिए विश्वास और सहमति का होना आवश्यक है। आपसी विश्वास और समझौता कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं भारत के संदर्भ में। भारत एक राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है
जहाँ संघीय व्यवस्था है और जहाँ क्या है, संघीय व्यवस्था है, लेकिन इसमें एकात्मक एकाधिकार प्रवृत्तियां भी हैं, जिसे अर्धसंघीय कहा जाता है, क्योंकि आपातकाल जैसी स्थितियों में केंद्र के पास अधिक शक्तियां होती हैं। तो भारत एक क्या है, राज्यों का संघ है, जहाँ संघीय व्यवस्था है और इसमें एकात्मक प्रवृत्तियां हैं और अर्धसंघीय कहलाता है। और आपातकाल जैसी स्थितियों के केंद्र के पास अधिक शक्तियां होती हैं। आपातकाल के पास कैसे होती हैं, अधिक शक्तियां होती हैं केंद्र के पास। तो हमने क्या देखा, संघवाद क्या है, उसके पॉइंट देखे कि क्या स्वरूप है और उसका क्या देखा, भारत के संदर्भ में क्या राय है। तो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं सभी क्वेश्चन वो करा रही हूँ जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? मृदा अपरदन के उत्तरदायी किन्हीं 3 कारक बताइए। अब इसके 3 कारक बताने हैं। पहले क्या बताना है, इसका इंट्रोडक्शन के मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं और उत्तरदायी किन्हीं 3 कारक बताइए। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं। मृदा अपरदन का अर्थ है हवा, पानी या अन्य प्राकृतिक मानवीय कारकों द्वारा मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का अपने मूल स्थान से हट जाना या उसका क्षरण होना, जिससे भूमि की उर्वरता का कमी होती है और पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ती हैं। इसके 3 प्रमुख उत्तरदायी कारक हैं: वनों की कटाई, अत्यधिक पशुचारण और गलत कृषि पद्धतियां, जैसे ढालन के विपरीत जुताई, रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग, जो मिट्टी को खुला और कमजोर बना देती हैं। मृदा अपरदन क्या है कि मृदा अपरदन का अर्थ है हवा, पानी, प्राकृतिक मानवीय कारकों द्वारा मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत को अपने मूल स्थान से हट जाना या उसका क्षरण होना। या 3 प्रमुख उत्तरदायी का कारक हैं: वनों की कटाई, अत्यधिक पशुचारण, गलत कृषि पद्धतियां, जो मिट्टी को खुला और कमजोर बना देती हैं। इसका कारण क्या होगा, मिट्टी को खुला और कमजोर बनाती है। किस कारण? कि अत्यधिक पशुचारण, गलत कृषि पद्धतियां, वनों की कटाई जैसी मिट्टी को खुला और कमजोर बना देती हैं। तो मृदा अपरदन का कारण है। अब देखते हैं इसका मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। पहले देखा इसका इंट्रोडक्शन, अब देखेंगे मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। मृदा अपरदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। मृदा अपरदन क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन मानवीय गतिविधियां इसे बढ़ा देती हैं। मानवीय गतिविधियां क्या करती हैं? इसे बढ़ा देती हैं, जिसमें मिट्टी के कणों का विस्थापन और परिवहन हवा या पानी द्वारा होता है, जिससे भूमि की उत्पादकता घट जाती है और जल मार्गों में गाद जमा हो जाती हैं, जिससे बाढ़ और प्रदूषण बढ़ता है। मृदा अपरदन क्या है कि मृदा अपरदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, मानवीय गतिविधियों को बढ़ा देती है, मिट्टी के कणों का विस्थापन करती है और परिवहन होता है, जिससे कि भूमि की उत्पादकता घट जाती है और जल मार्गों में गाद जमा हो जाती है, बाढ़ और प्रदूषण बढ़ता है मृदा अपरदन के कारण। इसे मृदा अपरदन कहते हैं। अब देखते हैं इसके कारक। मृदा अपरदन क्या है वो देख लिया हमने, अब इसके देखेंगे कारक क्या है। मृदा अपरदन के उत्तरदायी किन्हीं 3 कारक को लिखना है। फर्स्ट कारक है वनों की कटाई। वनों की कटाई पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं और पेड़ों की पत्तियां बारिश की तीव्रता को कम करती हैं। इन्हें हटाने से मिट्टी, पानी और हवा के कटाव के प्रति संवेदनशील हो जाती है। वनों की कटाई क्या है कि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं, पेड़ों की पत्तियां बारिश की तीव्रता को कम करती हैं, मिट्टी, पानी और हवा के कटाव के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं। सेकंड कारक है अत्यधिक पशुचरण, ओवर ग्रेजिंग। अनियंत्रित चराई से भूमि पर वनस्पति का आवरण कम हो जाता है और पशुओं के खुर मिट्टी को ढीला कर देते हैं, जिससे मिट्टी के कण आसानी से बह जाते हैं या उड़ जाते हैं। अत्यधिक पशुचरण से क्या होता है कि भूमि पर वनस्पति का आवरण कम होता है, पशुओं के खुर मिट्टी को ढीला कर देते हैं, जिससे कि मिट्टी के कण आसानी से बह जाते हैं या उड़ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है गलत कृषि पद्धतियां, इम्प्रॉपर फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ढलान की विपरीत खेती,
फार्मिंग ऑन स्लोप्स, ढलान की दिशा में खेती करने से पानी का बहाव तेज होता है और मिट्टी बह जाती है। गलत कृषि पद्धति क्या है कि ढलान की दिशा में खेती करने से पानी का जो बहाव होता है वो तेज होता है और इससे क्या होती है, मिट्टी बह जाती है। ये भी इसका कारक है। नेक्स्ट है फसल चक्र का अभाव, लॉक ऑफ क्रॉप रोटेशन। एक ही तरह की फसलें उगाने और भूमि को खाली छोड़ने से मिट्टी की संरचना कमजोर होती है। इससे क्या होता है, मिट्टी कमजोर होती है और एक ही तरह की फसलें उगाने और भूमि को खाली छोड़ने से मिट्टी की संरचना जो होती है वो कमजोर होती है। ये फसल चक्र का अभाव है। थर्ड है रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स। इससे मिट्टी की प्राकृतिक संरचना और सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुंचता है, जिससे मिट्टी की पकड़ कमजोर होती है। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग क्या है कि इससे मिट्टी की प्राकृतिक संरचना और सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुंचता है, जिससे कि मिट्टी की जो पकड़ होती है वो कमजोर होती है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट से 5 मार्क्स का है, वेरी इंपॉर्टेंट है। परिवहन तथा संचार के साधन को किसी देश या अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? परिवहन तथा संचार के साधनों को किसी देश तथा अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा को क्या कहा जाता है? और फ्रेंड्स आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़ना है, फिर ध्यान से उसका आंसर लिखना है अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो इसका भी इंट्रोडक्शन लिखेंगे। परिवहन और संचार को देश और अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोगों, वस्तुओं, सेवाओं और सूचनाओं को देश के हर कोने तक पहुंचाकर आर्थिक गतिविधियों को सुचारू बनाते हैं, जिससे उद्योग, कृषि, व्यापार, शिक्षा और प्रशासन में गति आती है और देश की सामाजिक आर्थिक विकास संभव होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि रक्त शरीर के अंगों तक पहुंचता है, इसके बिना बाजार सीमित हो जाते हैं और विकास रुक जाता है। तो परिवहन क्या है कि परिवहन और संचार को देश और अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोगों, वस्तुओं, सेवाओं, सूचनाओं को देश के हर कोने में पहुंचाया जाता है और इसे सुचारू बनाया जाता है, जिससे कि उद्योग, कृषि, व्यापार, शिक्षा, प्रशासन में गति आती है और सामाजिक आर्थिक विकास संभव होता है और रक्त शरीर के अंगों तक ये पहुंचता है। इसके बिना बाजार सीमित हो जाते हैं और विकास रुक जाता है। अगर ये नहीं पहुंचेगा तो इससे क्या होगा, बाजार सीमित हो जाएंगे और विकास जो है वो रुक जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखते हैं इसकी भूमिका क्या है। परिवहन की भूमिका, फर्स्ट है कच्चे माल और तैयार माल की आवाजाही। उद्योग और कृषि के लिए कच्चा माल और उत्पाद बाजारों तक पहुंचाने में मदद करता है, जिससे उत्पादन और बिक्री बढ़ती है। कच्चे माल और तैयार माल की आवाजाही क्या है कि उद्योग और कृषि के लिए कच्चा माल, उत्पाद बाजारों तक पहुंचाने में मदद करता है और उत्पादन और बिक्री बढ़ती है इससे। नेक्स्ट पॉइंट है श्रम और सेवाओं का प्रभाव। श्रम और सेवाओं का प्रभाव क्या है कि श्रमिकों और सेवाओं को जरूरतमंद जगहों तक पहुंचाया जाता है। क्या होता है, श्रमिकों और सेवाओं को जरूरतमंद जगहों तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है बाजारों का विस्तार। दूर दराज के क्षेत्रों को बाजारों से जोड़ता है, जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। बाजारों का विस्तार है कि दूर दराज के क्षेत्रों को बाजारों से जोड़ता है और इससे आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो बढ़ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संचार की भूमिका। संचार की क्या भूमिका है? सूचना का त्वरित आदान प्रदान। फर्स्ट पॉइंट है सूचना का त्वरित आदान प्रदान व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन में तेजी और समन्वय लाता है। सूचना का त्वरित आदान प्रदान क्या है कि व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन में तेजी और समन्वय लाता है। सेकंड पॉइंट है जागरूकता और राष्ट्रीय एकता। लोगों को जागरूक करता है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। जागरूकता और राष्ट्रीय एकता क्या है कि लोगों को जागरूक करता है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। संचार की ये भूमिका है। एंड लास्ट पॉइंट है
आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार इंटरनेट और मोबाइल जैसे साधन डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार है कि इंटरनेट, मोबाइल जैसे साधन डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। अब इसका कंक्लूजन लिखना है। परिवहन और संचार एक मजबूत अर्थव्यवस्था और समाज के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। वे देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ते हैं, आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं और सामाजिक प्रगति सुनिश्चित करते हैं। इसीलिए इन्हें जीवन रेखा कहा जाता है। तो क्या है कि परिवहन संचार एक मजबूत अर्थव्यवस्था है, समाज के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है और सामाजिक प्रगति सुनिश्चित करता है। इसीलिए इन्हें जीवन रेखा कहा जाता है। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, ऑटो वन बिस्मार्क कौन थे, वे क्यों प्रसिद्ध हैं? ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। पहले क्या लिखेंगे हम? इंट्रोडक्शन, फिर इसका अर्थ क्या है, फिर वे क्यों प्रसिद्ध हैं, ऑटो वन बिस्मार्क क्यों प्रसिद्ध हैं, फिर वे लिखेंगे। पहले लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन है। ऑटो वन बिस्मार्क 1815 से 1898 में 1815 में इनका जन्म हुआ था और 1898 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जर्मनी के एक महान राजनेता और प्रथम चांसलर थे जो जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसे उन्होंने रक्त और लोहा, ब्लड एंड आयरन की नीति और कूटनीति से पूरा किया। एक शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य की स्थापना की और लो चांसलर के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने यूरोप में शांति बनाए रखने के लिए जटिल गठबंधन बनाए और विश्व का पहला सामाजिक बीमा प्रणाली भी शुरू की। ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी के एक महान राजनेता और प्रथम चांसलर, जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रसिद्ध है। रक्त और लोहा की नीति और कूटनीति से पूरा किया इसे और एक शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य की स्थापना की और लो चांसलर के रूप में ये जाने जाते हैं और यूरोप में शांति बनाए रखने के लिए जटिल गठबंधन बनाए और विश्व का पहला सामाजिक बीमा प्रणाली भी शुरू की। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला सामाजिक बीमा प्रणाली किसने शुरू की थी? ऑटो वन बिस्मार्क ने। और ये भी पान बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? 1815 में। मृत्यु कब हुई थी? 1898 में। अब देखते हैं कि ये कौन थे। ऑटो वन बिस्मार्क कौन थे? एशिया के प्रधानमंत्री थे और जर्मन साम्राज्य के पहले चांसलर थे। उन्होंने पर्शिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और फिर 1871 में बने जर्मन साम्राज्य के पहले चांसलर। पहले क्या किया इन्होंने? प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, फिर 1871 में ये जर्मन साम्राज्य के पहले चांसलर बने। कुशल राजनयिक और रणनीतिकार, वे एक बेहद चतुर और यथार्थवादी राजनीतिक थे, जिन्होंने विभिन्न जर्मन राज्यों को एकजुट करने के लिए युद्ध और कूटनीति दोनों का इस्तेमाल किया। कुशल राजनयिक और राजनीतिकार थे। वे एक बेहतर चतुर यथार्थवादी राजनीतिक थे और इन्होंने जर्मन राज्यों को एकजुट करने के लिए युद्ध और कूटनीति दोनों का इस्तेमाल किया। जर्मन को एकजुट करने के लिए क्या इन्होंने? युद्ध और कूटनीति दोनों का इस्तेमाल किया। किसने किया? ऑटो वन बिस्मार्क ने। पर एशिया के प्रधानमंत्री थे, फिर जर्मन पर इन्होंने क्या किया? जर्मन साम्राज्य के पहले चांसलर बने। पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, फिर ये जर्मन के साम्राज्य के पहले चांसलर बने। ऑटो वन बिस्मार्क। अब देखते हैं क्यों प्रसिद्ध हैं। फर्स्ट पॉइंट है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण कैसे किया इन्होंने? जर्मन यूनिफिकेशन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कई छोटे जर्मन राज्यों को एकजुट कर एक शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य बनाना था, जिससे वे यूरोप की प्रमुख शक्ति बन गए। उन्होंने क्या काम करना स्टार्ट किया था? कि क्यों प्रसिद्ध थी? कि जर्मनी का एकीकरण किया इन्होंने और छोटे जर्मन राज्यों को एकजुट कर एक शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य बनाना था, जिससे वे यूरोप की प्रमुख शक्ति बन गए। नेक्स्ट पॉइंट है लो चांसलर, आयरन चांसलर। अपनी कठोर और यथार्थवादी नीतियों के कारण उन्हें ये उपनाम मिला, क्योंकि वे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सेनाई शक्ति और कूटनीतिक चालों से पीछे नहीं हटते थे। क्या था कि लो चांसलर कौन थे? अपनी कठोर यथार्थवादी नीतियों के कारण
नीतियों के कारण उन्हें यह उपनाम मिला और वे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कूटनीतियों के चालों से पीछे नहीं हटते थे। थर्ड पॉइंट है कूटनीति और यूरोप में शक्ति संतुलन। उन्होंने फ्रांस को अलग थलग करने और यूरोप में जर्मनी की सुरक्षा करने के लिए गठबंधनों की एक जटिल प्रणाली बनाई जिससे लगभग शांति बनी रही। कूटनीति और यूरोप में शक्ति संतुलन कैसे रहा कि फ्रांस को अलग थलग करने के लिए और यूरोप में जर्मनी की सुरक्षा करने के लिए एक जटिल प्रणाली बनाई, लगभग दशकों तक शांति बनी रही। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ, सामाजिक सुधार। इन्होंने सामाजिक सुधार क्या किया? उन्होंने कल्याणकारी राज्य की नींव रखी और दुनिया की पहली सामाजिक बीमा प्रणाली स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा की शुरुआत की जिससे श्रमिक वर्ग को लाभ हुआ। सामाजिक सुधार क्या किया? इन्होंने कल्याणकारी राज्य की नींव रखी, दुनिया की पहली सामाजिक बीमा प्रणाली रखी और इसकी शुरुआत की जिससे श्रमिक वर्ग को लाभ हुआ। सामाजिक बीमा प्रणाली की शुरुआत की जिससे क्या हुआ? श्रमिक वर्ग को लाभ हुआ। फिफ्थ है बर्लिन सम्मेलन। बर्लिन कॉन्फ्रेंस। उन्होंने 1884 से 85 में बर्लिन सम्मेलन का आयोजन किया जहां यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका के बंटवारे पर सहमति जताई। क्या किया इन्होंने? 1884 से 85 तक के बर्लिन सम्मेलन का आयोजन किया और यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका के बंटवारे पर सहमति जताई। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट थे फ्रेंड्स कि ये प्रसिद्ध क्यों थे और ये कौन थे और ऑटो वन बिस्मार्क किसे कहा जाता है। और अब देखते हैं इसका कॉन्क्लूजन। 2 मार्क्स का होता है तो लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो संक्षेप में बिस्मार्क का एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने जर्मनी को एकजुट किया और उससे विश्व मंच पर एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। भले ही उनकी कुछ घरेलू नीतियां सत्तावादी और विवादास्पद थी। क्या किया इन्होंने कि बिस्मार्क एक दूरदर्शी नेता थे, जर्मनी को एकजुट किया, प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया, भले ही उनकी कुछ घरेलू नीतियां और सत्तावादी और विवादास्पद थी। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अथवा में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ऑटो वन बिस्मार्क लिख सकते हैं, आप यह लिख सकते हैं फ्रांस की क्रांति कब हुई और उसका मुख्य कारण क्या था। इसका भी इंट्रोडक्शन लिखना है पहले। फ्रांस की प्रसिद्ध राज्य क्रांति 1789 में शुरू हुई थी। आधिकारिक तौर पर इसकी शुरुआत 14 जुलाई 1789 को पेरिस में बस्तील के किले के पतन के साथ मानी जाती है। ये क्रांति 99 तक चली जब नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता संभाली थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में शुरुआत की गई थी, इसकी शुरू हुई थी और इसकी शुरुआत 14 जुलाई 1789 को कहाँ हुई थी? पेरिस में बस्तील के किले के पतन के साथ मानी जाती है और 1799 तक चली। और ये क्रांति कब तक चली थी? 1799 तक चली थी जब नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता संभाली थी। और सत्ता किसने संभाली थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता संभाली थी। फ्रेंड्स एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और इसकी शुरुआत हुई थी, पूरा पूछा जा सकता है कि 14 जुलाई 1789 को। और कब तक चली थी? 1799 तक ये चली थी। और किसने सत्ता संभाल रखी थी उस टाइम पे? नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता संभाली थी। अब देखते हैं फ्रांस की क्रांति के प्रमुख मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट कारण है राजनीतिक कारण। फ्रांस में राजा लुई 10 का निरंकुश और अयोग्य शासन था। राजा के पास असीमित अधिकार थे और वे जनता की समस्याओं के प्रति उदासीन थे। राजनीतिक कारण क्या था? कि फ्रांस में राजा लुई निरंकुश और अयोग्य शासन था और राजा के पास असीमित अधिकार थे, जनता की समस्याओं के प्रति ये उदासीन थे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे, क्योंकि सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सेकंड कारण है सामाजिक असमानता। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा था। पहले 2 वर्ग पादरी और कुलीन विशेष अधिकार प्राप्त थे और उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, जबकि सारा कर मध्य वर्ग और किसानों तीसरे एस्टेट
को देना होता था। सामाजिक असमानता क्या है कि फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा था। पहले 2 वर्ग थे, पादरी और कुलीन, जो विशेष अधिकार प्राप्त थे, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, जबकि सारा कर मध्य वर्ग और किसानों को देना होता था। सारा कर किसको देना होता था? मध्य वर्ग और किसानों को। नेक्स्ट है आर्थिक संकट। फ्रांस की सरकार भारी कर्ज में डूबी हुई थी, जिसका मुख्य कारण फिजूल खर्ची और युद्धों जैसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में सहायता में शामिल होना था। इसके अलावा खराब फसलों के कारण खाद्य पदार्थों की भारी कमी और महंगाई बढ़ गई थी। आर्थिक संकट क्या था कि फ्रांस की सरकार भारी कर्ज में डूबी हुई थी, फिजूल खर्च और युद्धों में शामिल होना था। इसके अलावा उन्हें खराब फसलों के कारण खाद्य पदार्थों की भारी कमी और महंगाई बढ़ गई थी। आर्थिक संकट था। नेक्स्ट है दार्शनिकों का प्रभाव। दार्शनिकों का प्रभाव क्या पड़ा? रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर जैसे विचारकों ने समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के विचारों को बढ़ावा दिया, जिससे जनता में जागरूकता आई। रूसो और मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर ने क्या किया? समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र के विचारों को बढ़ावा दिया और जिससे जनता में जागरूकता आई। नेक्स्ट है मध्य वर्ग का उदय। शिक्षित मध्य वर्ग जैसे कि वकील, डॉक्टर, व्यापारी सामाजिक और राजनीतिक समानता की मांग कर रहे थे। इस क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी का वैश्विक नारा दिया। मध्य वर्ग का उदय क्या था कि शिक्षित मध्य वर्ग सामाजिक राजनीतिक समानता की मांग कर रहे थे, जिससे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का वैश्विक नारा दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। लोकतांत्रिक शासन में सरकार को उत्तरदायी होना क्यों आवश्यक है? अथवा लोकतांत्रिक शासन की किन्हीं 2 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, आपको आंसर क्या लिखना है वे देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन में सरकार को उत्तरदायी होना क्यों आवश्यक है, या लोकतांत्रिक शासन की किन्हीं 2 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। इसका भी इंट्रोडक्शन लिखना है। लोकतांत्रिक शासन में सरकार का उत्तरदायी होना जरूरी है, क्योंकि ये जनता की इच्छाओं का सम्मान, सत्ता के दुरुपयोग पर रोक, लोकतंत्र को मजबूत करता है, जबकि इसकी प्रमुख चुनौतियों में भ्रष्टाचार, आर्थिक सामाजिक असमानता और नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना शामिल है, जिससे सरकार जनता के प्रति जवाबदेही रहती है और निष्पक्ष शासन करती है। क्या होता है कि लोकतंत्र शासन में सरकार का उत्तरदायी होना जरूरी है, इच्छाओं का सम्मान, सत्ता के दुरुपयोग पर रोक, लोकतंत्र को मजबूत करना, चुनौतियों में भ्रष्टाचार, आर्थिक सामाजिक असमानता, नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना शामिल है, जिससे कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेही रहती है और निष्पक्ष शासन करती है। अब देखते हैं सरकार के उत्तरदायी के लिए क्यों आवश्यक है। सरकार का उत्तरदायी होना क्यों आवश्यक है? फर्स्ट है जनता की इच्छा का सम्मान। सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, इसीलिए उसे जनता की ज़रूरतों और इच्छाओं के अनुसार काम करना चाहिए और उनके प्रति जवाबदेह होना चाहिए। जनता की इच्छा का सम्मान क्यों करना चाहिए? कि सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, जनता की ज़रूरतों, इच्छाओं के अनुसार काम करना चाहिए और उनके प्रति जवाबदेह होना चाहिए। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार और शक्ति का दुरुपयोग रोकना। उत्तरदायित्व तय होने से सरकार अपने कार्यों के लिए जनता को जवाब देती है, जिससे कि भ्रष्टाचार और सत्ता के मनमाने इस्तेमाल पर लगाम लगती है। भ्रष्टाचार और शक्ति का दुरुपयोग रोकना। उत्तरदायित्व तय होने से सरकार अपने कार्यों के लिए जनता को जवाब देती है, जिससे कि भ्रष्टाचार और सत्ता के मनमाने इस्तेमाल पर लगाम लगती है। थर्ड है लोकतंत्र को मजबूत करना। जब सरकार जवाबदेही होती है तो लोगों का उसमें विश्वास बढ़ता है, जिससे कि लोकतंत्र अधिक मजबूत और टिकाऊ बनता है। मजबूत और टिकाऊ कैसे बनता है लोकतंत्र? सरकार जवाबदेही होती है,
लोगों का उसमें विश्वास बढ़ता है, लोकतंत्र अधिक मजबूत और टिकाऊ बनता है। नेक्स्ट है पॉइंट फोर्थ, न्याय और समानता सुनिश्चित करना। एक उत्तरदायी सरकार सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और न्याय व समानता के सिद्धांतों को लागू करती है। क्या करती है? एक उत्तरदायी सरकार सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, न्याय व समानता के सिद्धांतों को लागू करती है। फिफ्थ है चुनावी जवाबदेही। यदि सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती और उसे अगले चुनाव में जनता से उसे बदल सकती है तो जवाबदेही का एक बड़ा माध्यम है। जैसे कि भारत में हर 5 वर्ष में चुनाव होता है, तो चुनावी जवाबदेही क्या है कि यदि सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती है तो अगले चुनाव में जनता उसे बदल सकती है और जवाबदेही का एक बड़ा माध्यम है। और ये क्या है? जवाबदेही का एक बड़ा माध्यम है। मतलब जो सरकार है 5 साल में खरी नहीं उतरती है, उनके मामलों पर नए निर्णय लेती है, जो जनता फैसला करती है, तो क्या करती है? वो जनता बदल भी सकती है 5 साल के बाद। नेक्स्ट है, अब देखते हैं लोकतांत्रिक शासन की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। फर्स्ट है भ्रष्टाचार। फर्स्ट क्या है? भ्रष्टाचार। ये लोकतंत्र की पारदर्शिता और जनता के विश्वास को कम करती है, जिससे शासन में बेईमानी और निजी स्वार्थ बढ़ता है। भ्रष्टाचार कैसे बढ़ता है कि लोकतंत्र की पारदर्शिता जनता के विश्वास को कम करता है, शासन में बेईमानी और निजी स्वार्थ बढ़ता है। सेकंड है असमानता, आर्थिक सामाजिक। गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक भेदभाव जैसी असमानताएं सभी नागरिकों को समान अवसर नहीं देती, जिससे कि लोकतंत्र की भावना कमजोर होती है। तो क्या होता है कि गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक भेदभाव जैसी असमानताएं नागरिकों को समान अवसर नहीं देती, जिससे कि लोकतंत्र की भावना कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, नागरिकों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व। महिलाओं, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करना तथा स्थानीय स्तर पर अधिकारों को लागू करना एक चुनौती है। महिलाओं, अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गों को भागीदारी सुनिश्चित करना और स्थानीय स्तर पर अधिकारों को लागू करना एक चुनौती है नागरिकों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व में। फोर्थ पॉइंट है कट्टरता और सांप्रदायिकता। जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर होने वाला भेदभाव लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करता है और राष्ट्रीय प्रगति में बाधा डालता है। जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर क्या होता है? भेदभाव लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा होता है और इससे राष्ट्रीय प्रगति में बाधा डालता है। तो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अलोहा खनिज से आप क्या समझते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। अथवा गैर परंपरागत शक्ति के स्रोत से आप क्या समझते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन पूछा जाए अलोहा खनिज से आप क्या समझते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है गैर परंपरागत शक्ति के स्रोत से आप क्या समझते हैं? कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो फ्रेंड, क्वेश्चन कैसे ही पूछा जाए आप लिख सकते हैं आंसर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। अलोहा खनिज वे खनिज है जिसमें लोहा नहीं होता, जैसे कि तांबा, बॉक्साइट, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे नवीकरणीय स्रोत हैं जो पारंपरिक स्रोतों कोयला, पेट्रोलियम से अलग हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। अलोहा खनिज क्या है? अलोहा खनिज वे खनिज है जिसमें लोहा नहीं होता, जैसे कि तांबा, बॉक्साइट, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय स्रोत होते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट है अलोहा खनिज नॉन फेरियस मिनरल्स। इसका अर्थ है ये वे खनिज होते हैं जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता। इनका उपयोग मुख्य रूप से धातु निर्माण और अन्य उद्योगों जैसे कि बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स, विमान में होता है, क्योंकि इनमें हल्कापन, चालकता या जंग प्रतिरोध जैसे गुण होते हैं। अलोहा खनिज क्या है कि अलोहा खनिज वे खनिज होते हैं जिसमें लोहा का अंश नहीं होता। इनका उपयोग धातु निर्माण, अन्य उद्योगों में होता है, क्योंकि ये हल्कापन और चालकता या जंग प्रतिरोध से जैसे गुण होते हैं। नेक्स्ट है इसका पॉइंट। इसके उदाहरण क्या है? फर्स्ट है तांबा, कॉपर।
बिजली का एक अच्छा सुचालक होने के कारण तारों और इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होता है। किसमें उपयोग होता है? तांबे का सुचालक होने के कारण तारों और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका उपयोग होता है। सेकंड उदाहरण है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का आयस्क है जो हल्का और मजबूत होता है। थर्ड है, अन्य उदाहरण है इसका सोना, चांदी, टीन, जिंक, सीसा, मैग्नीज आदि अलोहा खनिज के ये उदाहरण हैं। सोना, चांदी, टीन, जिंक, सीसा, मैग्नीज आदि। नेक्स्ट है, अथवा में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गैर परंपरागत शक्ति के स्रोत, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसका अर्थ है ये ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जो नवीकरणीय होते हैं, पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और इनका उपयोग हाल ही में बड़े पैमाने पर शुरू हुआ है। ये कभी खत्म नहीं होते हैं और प्रदूषण कम करते हैं। ये वे ऊर्जा स्रोत होते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा, जो नवीकरणीय होती हैं और इनका उपयोग हाल ही में बड़े पैमाने पर शुरू हुआ है और ये कभी खत्म ना होने वाले स्रोत हैं और इनका प्रदूषण भी कम होता है। इसके उदाहरण है सौर ऊर्जा। फर्स्ट है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। सोलर एनर्जी किससे प्राप्त होती है? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। सेकंड है पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, हवा की गति से टरबाइन घुमाकर उत्पन्न ऊर्जा होती है। पवन ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? हवा की गति से टरबाइन घुमाकर उत्पन्न ऊर्जा होती है। अन्य उदाहरण है इसके जल ऊर्जा, हाइड्रो, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, बायोमास, भूतापीय ऊर्जा, इसके अन्य उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए अथवा विदेशी व्यापार के लाभों का वर्णन कीजिए। अथवा में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं। भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, या आप लिख सकते हैं विदेशी व्यापार के लाभों का वर्णन। आपको जोन से भी क्वेश्चन आता है आप लिख सकते हैं। तो क्या लिखना है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं हैं खाद्यान्न प्रधानता, मानसून पर निर्भरता और आजीविका का मुख्य स्रोत जो देश की बड़ी आबादी को रोजगार देता है, जबकि विदेशी व्यापार के लाभों में अधिक विकास, विदेशी मुद्रा का अर्जन और उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति शामिल है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है कि खाद्यान्न प्रधानता, मानसून पर निर्भरता, आजीविका का मुख्य स्रोत है जो बड़ी आबादी को रोजगार देता है और विदेशी मुद्रा का अर्जन, उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति शामिल है, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं। फर्स्ट है खाद्यान्न प्रधानता, फूड ग्रेन डोमिनेंस। भारतीय कृषि का मुख्य उद्देश्य विशाल आबादी के लिए भोजन उपलब्ध कराना है, इसीलिए कुल कृषि उत्पादन में खाद्यान्नों जैसे कि चावल, गेहूं का हिस्सा सबसे अधिक लगभग 80% होता है। खाद्यान्न प्रधानता क्या है कि भारतीय कृषि का मुख्य उद्देश्य विशाल आबादी भोजन उपलब्ध कराना है और इसीलिए कुल कृषि उत्पादन में खाद्यान्नों का हिस्सा सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानसून पर निर्भरता, डिपेंड्स ऑन मानसून। देश की अधिकांश कृषि वर्षा पर निर्भर करती है क्योंकि सिंचाई सुविधाओं की कमी है। मानसून अच्छा होने पर फसलें अच्छी होती हैं और खराब होने पर फसलें प्रभावित होती हैं। मानसून पर निर्भरता क्योंकि देश की अधिकांश कृषि किस पर निर्भर होती हैं? वर्षा पर निर्भर होती हैं, क्योंकि सिंचाई सुविधाओं की कमी होती है। मानसून अच्छा होने पर फसलें अच्छी होती हैं और खराब होने पर फसलें प्रभावित होती हैं, मतलब खराब होने पर फसलें भी खराब होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आजीविका का मुख्य स्रोत है प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। कृषि भारत की लगभग आधी आबादी 61% तक रोजगार प्रदान करती है और राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान देती है, जिससे एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।
तो कृषि क्या करती है? कृषि भारत की लगभग आधी आबादी कृषि पर डिपेंड है, मतलब रोजगार प्रदान करती है और राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान देती है और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। नेक्स्ट है पॉइंट, अब देखते हैं अथवा में विदेशी व्यापार के लाभ क्या हैं। फर्स्ट है आर्थिक विकास और रोजगार, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। कृषि उत्पाद जैसे कि मसाले, चाय, कपास निर्यात से देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज मिलती हैं जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं और कृषि आधारित उद्योगों जैसे कि चीनी, कपड़ा को अच्छा माल व रोजगार प्रदान करती हैं। आर्थिक विकास और रोजगार क्या है कि कृषि उत्पाद जैसे कि मसाले, चाय, कपास देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को मिलती हैं और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं। कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल व रोजगार प्रदान करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। कृषि खाद्य पदार्थों की घरेलू मांग को पूरा करके देश में खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करती है जिससे कि आम जनता को भोजन की कमी नहीं होती है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना क्या है कि खाद्य पदार्थों की घरेलू मांग को पूरा करना और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है जिससे आम जनता को भोजन की कमी नहीं होती है। लास्ट पॉइंट है विविधता और भौगोलिक विस्तार, डाइवर्सिटी एंड ज्योग्राफिकल स्प्रेड। भारत विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों, फसलें, मसाले, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ का निर्यात करता है जिससे कि विश्व के कई देशों अमेरिका, यूरोप, एशिया के साथ व्यापारिक संबंध बनते हैं और भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार मिलता है। विविधता और भौगोलिक विस्तार है कि भारत विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों का निर्यात करता है, विश्व के कई देशों का साथ व्यापारिक संबंध रखता है और भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार मिलता है। इससे क्या होता है कि भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार मिलता है। तो ये अगर आप सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इससे आपको शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए या एमसीक्यू की क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे।